फ्रांस से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल फ्रांस पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होनी है मुलाकात। फ्रांस भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इंडिया के एनएसए डोभाल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। अजीत डोभाल एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं आज उन्होंने मैट्रिक कर लिया है और उससे आगे उन सबको पता है कि अजीत डोभाल कौन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये कराता है, श्रीलंका में हालात खराब करने के लिए कि पीछे इसका हाथ है। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये कनाडा अमेरिका में भी दहशतगर्दी कराने लगा है। पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं मिलती। अभी हमारे सामने हाल ही अमेरिका का एग्जांपल सामने, किस तरीके से कूड़े के रास्ते से निकाला, कोई मिलने को नहीं आ रहा है, कोई भीख नहीं, भीख तो बहुत दूर की बात है, कोई इज्जत दे दे तो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल होगा। वो कोई इज्जत तक तो नहीं दे रहा। और यहाँ पर एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब एनएसए हैं, कोई विदेश मंत्री नहीं है, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल हैवी वेट नहीं है, कोई गृह मंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है, तब भी इतनी इज्जत मिल रही है। अब देखो, एक चीज़ तो है, अजीत डोभाल साहब का एक इतिहास बोलता है और इंडिया का एक दम बोलता है, जिसके से उनको इतनी ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिल रही है। इतना उनसे पूछा चल रहा है। रूस गए तब उनको इतना सब कुछ, उनकी प्लानिंग, उनकी बातों पर इतना ध्यान दिया गया जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री आया हो। दूसरी बात ये है, ईरान इसराइल का जो विवाद हुआ है, ईरान ने जो मिसाइलें मारी, अब ये तय हो गया है कि विश्व युद्ध तीसरा शुरू हो चुका है। ये बात पूरी दुनिया मान रही है कि अब तीसरा विश्व युद्ध हो चुका है शुरू। अब जो है हर देश के चौखट तक ये आग पहुंचेगी, हर देश के चौखट तक जो है इसको सामना करना पड़ सकता है। इकॉनमी की क्राइसिस आएंगे, सब कुछ आएंगे, तो बहुत ज़रूरी है अपनी सिक्योरिटी अभी से करना। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने इंडिया के एनएसए डोभाल को खुद रिसीव किया और ख़ुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। जयशंकर साहब ने एक लेक्चर दिया है कार्नेगी एंडोमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जयशंकर दिन ब दिन बड़े सख्त अल्फाज अमेरिका के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अल्फाज गलत भी नहीं हैं, सही हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जो हेट क्राइम्स हैं उनमें बड़ा इजाफा हो रहा है। अब हेट क्राइम जारी बात है, बात तो उनकी सही है, लेकिन नॉर्मली कोई भी फ्रेंडली कंट्री जो अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है वो ये अल्फाज नहीं कहता। जो वो कहते हैं अगर नॉन अलाइनमेंट वर्ड होती तो ये मुमकिन नहीं था। सो अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब व्हेन द वर्ड इज़ मल्टी अलाइनमेंट। सो इट मीन्स वो कह रहे हैं अमेरिकन्स को कि हम रशिया के साथ भी चलेंगे, हम फ्रांस के साथ भी चलेंगे, हम चाइना के साथ भी चलेंगे, हम अमेरिका के साथ भी चलेंगे। सो अमेरिकन्स कैन नॉट प्रेशराइज इंडिया टू गो विद अमेरिका अलोन। ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है। ये भी कह रहे हैं कि यही अब वर्ल्ड ऑर्डर में वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका अकेले वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट नहीं कर सकता। अच्छा, अगर अमेरिका अकेले वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट नहीं कर सकता, वो कहते हैं कि इसके लिए आपको हमारी ज़रूरत है। ठीक है जी, अब आपकी वो डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, अब आपकी डोमिनेंस नहीं है, अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को अकेले कंट्रोल नहीं करता, आपको हमें पूछना पड़ेगा। ये मल्टी अलाइनमेंट का इरा है, दिस एंड दैट एंड ये सारा कुछ, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो मुझे ऐसे लगती है कि दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। कि वो जिसे कहेंगे ना कि इंडिया, अब जयशंकर ये कहता है कि रेड सी के अंदर हौथीज़ अटैक कर रहे हैं और जयशंकर ने ये कहा है कि हमने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। वो कैसे कंट्रीब्यूट किया है? बिकॉज इंडिया कॉन्सिडर्स कि हमने अपनी जो सप्लाई लाइन है जो रेड सी से आती थी उसको हमने सिक्योर किया बिकॉज वी कॉन्टैक्टेड द इरानियंस। ये वो नहीं कहते कि हमने कॉन्टैक्ट किया इरानियंस को, लेकिन वो कह रहे हैं कौन था कि खींच कर रखो, इन्होंने दबाओ, हम आपके साथ हैं, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। सो इंडियाज डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इज व्हाट इजराइल्स डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म।
because many friends of India do not consider Hezbollah a terrorist organization. There may be 10 organizations, 10 countries in the world who consider Israel, who consider Hezbollah terrorist organization or Hamas a terrorist organization, but not all countries do this thing. तरफ जहां इजराइल पर भयंकर हमला हुआ, युद्ध की आग जल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के लोगों के दिल को छू लेने वाला एक संदेश भेज दिया है। ये संदेश केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती और मानवता का एक प्रतीक है। जब दुनिया में कहीं भी मुश्किल की घड़ी आती है, तब सच्ची दोस्ती की परीक्षा होती है, और इस बार पीएम मोदी ने उस दोस्ती को एक और नई ऊंचाई दे दी है। सबसे पहले हम बात करते यहूदी नववर्ष का त्योहार है। पीएम मोदी ने अपने दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूरे यहूदी समुदाय को इस त्योहार की बधाई दे डाली। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के लोगों और विश्व भर के यहूदी समुदाय को रोश ईशाना की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल सभी के जीवन में शांति, आशा और अच्छी सेहत लेकर आए। शाना टोआ। दरअसल ये संदेश केवल एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो सैन्य सहयोग हो, तकनीकी मदद हो या फिर कृषि और विज्ञान का क्षेत्र हो। ऐसे में जब इजराइल पर यह हमला हुआ, तो पीएम मोदी ने अपने दोस्त को समर्थन और शांति का संदेश भेजकर यह साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त मुश्किल के समय में हमेशा साथ खड़े होते हैं। खैर, इस संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है शाना टोआ का संदेश। शाना टोआ का मतलब अच्छे साल की शुभकामनाएं। जब पीएम मोदी ने ये सब कहे, थोड़ा टाइम इंडिया बैलेंस नहीं कर पाएगा। The more India's influence and the more India's benefits will increase, the moment India will be beneficiary of the system, international system, that moment there will be a challenge for India. It will not be an easy thing. ये कोई आसान चीज़ नहीं होगी कि आप ये कह दें कि पाए नसी हर पास से खेलेंगे। हर पास से खेलना is not an easy thing. ठीक है जी। So it will take some time. ये कोई वो जिसे कहेंगे ना, वो कोई वो जिसे वो है। अब देखिए, लेकिन इंडिया मोबिलिटी पैक्ट्स कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है? अमेरिकन के साथ कर रहे हैं, जर्मन्स के साथ कर रहे हैं, फ्रेंच के साथ कर रहे हैं। वो तमाम उन ममालिक के साथ वो पैक्ट्स कर रहे हैं जिनके साथ वो समझते हैं कि भाई हाँ हमें फ़ायदा होगा, या हमारी इंडिया समझता है हमारी लेबर इन इलाकों में आ सकती है और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इंडियंस आर प्लेइंग अ बिग गेम। देखें, इंडियंस बड़ी गेम खेल रहे हैं खित्ते के अंदर। और एक मेरी असेसमेंट ये भी है कि क्योंकि अभी इंडियंस की तरफ ध्यान नहीं पड़ा, तमाम बड़े सी लेन्स में बहुत कुछ कर रहा है, इंडियन ओशन में बहुत कुछ कर रहा है, इधर पायरेसी को टारगेट, उधर पायरेसी को टारगेट। आज हमने पाकिस्तान की मदद कर दी, आज हमने ईरान की मदद कर दी, आज हमने फलां कर दिया। राइट आफ्टर द इलेक्शंस एवरीथिंग इज साइलेंट। हर चीज़ साइलेंट हो गई। ये क्यों है? सवाल है ना कि भाई ये क्या हुआ कि कैसे चीज़ें साइलेंट हो गई, या कैसे चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया गया? एक सवाल तो बनता है, लोग इसमें The people will ask question. पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वो इज्जत नहीं मिलती जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिल रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कोई गृह मंत्री नहीं है, कोई विदेश मंत्री नहीं है, कोई टॉप सेक्रेटरी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। उनको जो है वो इतनी इज्जत मिल रही है जितनी पिछले 20 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इकट्ठा जोड़ लो ना, उनको इकट्ठा मिला करके इतनी इज्जत नहीं मिली होगी जितना NSA को मिल रही है। और सिर्फ उसकी बात नहीं है, आप देखो दुनिया में मात्र 1-2 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स, 2-3, और उसके अलावा किसी को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अजीत डोभाल साहब को मिल रही। क्यों? यही दर्शाता है इंडिया के सिग्निफिकेंस को, और ये दर्शाता है पर्सनैलिटी को। पाकिस्तानियों जैसी जाहिल नहीं है ना दुनिया स्टडी करती है कि भाई अच्छा अजीत डोभाल साहब NSA हैं, इनका थोड़ा सा इतिहास निकालो। जब वो इतिहास निकालते हैं, जब वो पढ़ते हैं कि यार कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, इस व्यक्ति ने सबसे बड़े ऑपरेशंस किए हैं देश की सिक्योरिटी को संभालने में। इस व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट से टेररिस्ट कितना कम करने का काम किया है। इस व्यक्ति ने आप देखो सक्सेसफुली जो है सर्जिकल स्ट्राइक करवाने का काम करवाया, एयर स्ट्राइक कराने का काम कराया। इस व्यक्ति ने जो है वो कितनी ही चीज़ें, कब से हम देख रहे हैं जब से इंडिया जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, उसके भी और पहले से ये सब चीज़ें पता कर रहे हैं कैसे क्या करना क्या नहीं करना। उसका इंडिया को बहुत फ़ायदा मिला इंदिरा गांधी जी के टाइम से, और उसके बाद से भी हम देखें कांग्रेस की जब मजबूत टाइम थी तब से जो है अच्छा खासा सिग्निफिकेंस रहा है। अब
किस तरीके से, देखो नॉर्थ ईस्ट की अगर आप कभी कहानी किस्से बताने का हुआ ना, तो नॉर्थ ईस्ट किस्से पर एक घंटा की बात हो जाएगी। कैसे वो एक जो है वो जट सिख बनकर जो है वो पूरा का पूरा, जब खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, जब पूरा का पूरा उस समय भिंडरेवाला का टाइम चल रहा था, तब कैसे वो उन लोग के बीच में रहे, इतनी वहाँ पकड़ बना ली कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हुआ सरदार हूँ, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब साइड का सरदार हूँ, और सब कुछ इतना हो गया था कि सलाम मानने भी लगे थे कई सारे खालिस्तानी गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे हुए। तो इतिहास बोलता है उनका। और जिस तरीके की दुनिया में स्थिति बदल रही है, अब ये तो साफ हो गया है, खास तौर पर ये इजराइल ईरान युद्ध के बाद, कि अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध आ रहा है, तो हर देश अपनी तैयारी में जुट चुका है।